Hello everyone, welcome to CSS classes. C as in content, S as in strategy, R as in revision. जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले क्लासेस में हमने क्लियर कट बोला था कि हमारा जो क्लासेस का जो कंटेंट रहेगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का रहेगा एंड दिस विल बी आवर फोर्थ वीडियो इन द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो जैसे कि हम मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये हमारा फोर्थ वीडियो है जहाँ पे हम 10-10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से मुझे टेलीग्राम में कुछ एस्पिरेंट्स मुझे पर्सनली पूछ रहे हैं कि सर ये क्वेश्चंस कहाँ से आप कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा कंटेंट हाई है तो नॉर्मल बुक्स में तो है नहीं, मुश्किल हो रहा है करने के लिए। मतलब वैल्यू एडिशन हो रही है लेकिन एग्जैक्टली सोर्स क्या है। तो मैं आज पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मैं सोर्स बता दूंगा, लाइक कहाँ से हम हमारा सीएसआर क्लासेस में जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो कहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री, इन पर्टिकुलर मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कवर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, तो मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी बड़ा पार्ट है, प्रीलिम्स का भी एंड मेंस का भी। मेंस में जीएस 1 में आता है। सो जैसे कि हमारा जो एक बुक है जो कि एवरीवन फॉलो करते हैं वो है स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज नॉर्मल जो पहले स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, एंड बिपिन चंद्रा भी पढ़ लेते हैं, राइट। ये यूजुअली हर कोई, मोस्टली हर कोई पढ़ता है। एस्पिरेंट्स जब इनिशियली शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। बात ये है कि अभी ये पहले कुछ साल पहले इट वाज एनफ, बट लास्ट कुछ इयर्स के जो ट्रेंड हो गए हैं क्वेश्चंस के, दे आर दोज क्वेश्चंस आर कमिंग बियॉन्ड दिस बुक्स। क्योंकि हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस में इट हैज गिवन मॉडर्न हिस्ट्री, सिंपल, इट हैज रिटन मॉडर्न हिस्ट्री एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। वहां पे कोई बुक का एज सच नेम लिखा नहीं है, कोई बुक का नाम लिखा नहीं है। अब क्वेश्चंस बहुत सारे बुक से आ सकते हैं क्योंकि कुछ बुक्स लिखा नहीं है। बट अगर हम ट्रेंड की बात करें, अगर हम थोड़ा नॉलेज की बात करें, जो जो कि हम ऐसे बुक्स पढ़े जो कि हमारा जीएस 1 में हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्योंकि आप स्पेक्ट्रम पढ़ के मेंस का आंसर नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो, लाइक आप हैपेजेड आंसर लिख सकते हो, लेकिन करेक्ट आंसर लिखना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल आता है, काफी फैक्ट्स लिखना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो क्लासेस यहाँ पे होती है, इन पर्टिकुलर जो मैं क्लासेस लेता हूँ, यहाँ पे मैं ये दोनों तो ऑलरेडी कवर्ड है ही है। यहाँ पे सुमित सरकार एक बहुत ही अच्छा बुक है, बैनर्जी दुबे, ये भी काफी अच्छा बुक है, बहुत ही हाई लेवल कंटेंट है इसमें। इस बार जो देसर कथा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आया था, इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक। एंड शेखर बंदोपाध्याय भी बहुत ही होलिस्टिक कवर करता है। रामचंद्र गुहा में बोलूंगा, इट इज इन रामचंद्र गुहा के काफी बुक्स आते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो लिखा है इट इज रिलेटेड टू रामचंद्र गुहा का पर्सनालिटीज। एक पर्सनालिटीज बुक आती है, ग्रीन कलर की है, अब पता नहीं कैसे आती है, बट जब व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट तब वो ग्रीन कलर की थी। तो वहां से बहुत सारे पर्सनालिटीज, मतलब कहीं ना कहीं सब पर्सनालिटीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से दिया है। तो वहां से, लेकिन द पॉइंट इज वहां पे बहुत कुछ चीजें डायलॉग के फॉर्मेट में है, लाइक जो एक दूसरे के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं वहां के फॉर्मेट में, लेकिन आपको कैसे वहां से चीजें छांट के अपने नोट्स में लाना है, द रिलेवेंट स्टफ यू हैव टू टेक इट, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जीएस 1 में देर इज अ क्लियर कट टॉपिक ऑफ पर्सनैलिटीज, गांधी, अंबेडकर, नेहरू, तिलक, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, मालविया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पर्सनालिटी, अराउंड 50 to 60 प्लस पर्सनालिटीज हैं। तो वो भी हमने कवर किया है, जो कि प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, प्लस मेंस में भी काम आ जाएगा। फिर बंसल त्रिपाठी इज ऑल्सो ए वेरी गुड बुक। फिर और एक बुक है जो कि एक सिंगल बुक है पर ऑथर उसका 5 है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, सुचेता महाजन एंड केन पानिकर। एक ही बुक है, काफी थोड़ी मोटी बुक है वो। अब बात ये है, आप मुझे अगर पूछोगे कि सर ऐसा बुक बताइए जहाँ पे हर चीज मिल जाए, वैसा बुक तो वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है कि एक ही बुक में सब कुछ मिल जाए। अगर वैसा होता तो आज के डेट में यूपीएससी बहुत इजी एग्जाम हो जाती है, हर कोई वो बुक पढ़ के क्लियर कर लेता, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे नंबर ले आता। लेकिन ऐसा है, हो नहीं सकता कभी, क्योंकि एक बुक में सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसको पढ़ें कैसे फिर? द पॉइंट इज, ये जो बुक है, फॉर एग्जाम्पल सुमित सरकार में कुछ चीज है, सुमित सरकार में कुछ चीज है जो कि दुबई में नहीं है, दुबई में कुछ चीज है जो कि शेखर बंदोपाध्याय में नहीं है, शेखर बंदोपाध्याय में कुछ है जो गुहा में नहीं है, वैसा कुछ चीज त्रिपाठी में नहीं है, वैसा कुछ चीज इसमें नहीं है। तो हमने क्या किया, हमारे जो क्लासेस होती है, तो
मैं काफ़ी सारे बुक्स जितने लिखा है, अराउंड 4 बुक्स तो मैंने कवर कर लिया था बैक इन 2018। नाउ इन आवर क्लासेस इन 2020 2021 तो हमारा पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का कवरेज है ये इसी बुक्स के ऊपर ही है, सब कुछ कवर्ड है। एमसीक्यूज डायरेक्टली वहीं से, ये जो आप एमसीक्यूज देख रहे हो या फिर आगे जो भी एमसीक्यूज आएंगे इन फ्यूचर, जो भी ये सीरीज में एमसीक्यूज आएंगे, सब इसी फॉर्मेट में रहेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेंगे, मोस्टली आंसर करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज वहां से आपका वैल्यू एडिशन होती है, नंबर 1। और सबसे बड़ी बात है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इट इज़ द रियलिटी। आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बोलेंगे क्योंकि बस आप स्पेक्ट्रम करके चले जाइए और आपका हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू। आप खुद एग्जाम देख लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, आप इस बार भी एग्जाम दे सकते हो सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ के, आपको पता चल जाएगा एग्जाम के दिन पे मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा या फिर 2 आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, और अगर ये इतना बुक्स आप कवर कर लेते हो तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 100% रिजल्ट आ जाएंगे। 100 नो, अगर 100 भी नहीं हो एटलीस्ट 90% तो आ ही जाएंगे। अब पॉइंट इज यहाँ पे कोई भी एक एस्पिरेंट इसको करना मुश्किल होता है, तो अगर सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो एंड इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पॉइंट्स पकड़ के आप एक अच्छे से नोट बना सकते हो। ओके, ठीक है। सो ये मेरा ओवरऑल व्यू था, जो कि मैं ये इसी को ही फॉलो करता हूँ मेरे क्लासेस में। मैं इसको 45 डेज में कवर करता हूँ, अराउंड 45 to 50 डेज में। बेसिक लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है मेरा। डेली 1.5 आवर के बीच में हो जाती है, सबको पीडीएफ मिल जाती है। एंड कुछ अगर आपको कुछ डेमो पीडीएफ्स आपको चाहिए हिस्ट्री का, आप मेरे इस चैनल पे जाके एक फ्री पीडीएफ्स करके सेक्शन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। नाउ वी कैन स्टार्ट टुडेज 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज। आज के क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं, फैक्चुअल है। हिस्ट्री इज मोस्टली फैक्चुअल, हिस्ट्री का प्रीलिम्स फैक्चुअल ही होता है। कॉन्सेप्चुअल है बट इतना नहीं है, बट फैक्चुअल ही होता है। हिस्ट्री इज नथिंग बट इट्स ए फैक्चुअल सब्जेक्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज का 4th सेट ऑफ दिस सीरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जीके गोखले के बारे में है। एक मिनट। ओके, जीके गोखले के बारे में है। जीके गोखले was the spiritual guru of Mahatma Gandhi. Okay. Second statement, the first ashram of Gandhiji was the Sabarmati ashram. Okay, ठीक है, साबरमती आश्रम इज वेरी फेमस, वेरी कॉमन, इसलिए मैंने पुट किया है। गांधी जी स्टेड एट द साबरमती आश्रम टिल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। तो यहाँ पे देख के आप अगर देखोगे स्टेटमेंट्स, देखोगे काफी कॉमन स्टेटमेंट्स है, नाम भी कॉमन है, but the statements are very factual, and that too they are very in depth also. GK Gokhale was not the spiritual guru. You have to remember, GK Gokhale was the political guru, spiritual guru नहीं थे। तो स्पिरिचुअल गुरु गांधी जी के कौन थे? गांधी जी के महात्मा गांधी के स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र। मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है, देख लेंगे बाद में। सेकंड स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी वाज साबरमती आश्रम। नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी जी इज कोचराब आश्रम। कोचराब, पहले जब गांधी जी आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, तो पहले कोचराब आश्रम पे रहते, थोड़े दिन के लिए रहते, ज्यादा नहीं रहते, लेकिन उसके बाद वो साबरमती आश्रम के पास चले गए। आफ्टर कोचराब आश्रम बहुत जल्दी चले गए, और साबरमती आश्रम में भी वो 1930 तक रहे। 1930 मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह तक रहे। Now, second statement also wrong. Third statement, Gandhi stayed at Sabarmati Ashram till non-cooperation movement. Obviously, second statement से ही पता चल जाती है, जिनकी मैंने अभी बोला कि 1930 तक रहे थे। CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक साबरमती आश्रम पे रहे थे, ना ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक। तो ये सब इंफॉर्मेशन ओनली पता चलेगा जब आपको थोड़ा
आप स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी जरूरी नहीं है, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी भी जरूरी है, बेसिक लेवल के लिए जरूरी है, लेकिन आज के डेट में जैसे प्रीलिम्स बन गया है, मैं उसी सिलसिले में उसी को फोकस करके बोल रहा हूँ, बिकॉज हमको यूपीएससी के साथ अडेप्ट करना है, यूपीएससी हमारे साथ अडेप्ट नहीं करेगी कभी, हमको उनके साथ अडेप्ट करना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। तो वही लिखा है मैंने, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। पॉलिटिकल गुरु थे जीके गोखले, स्पिरिचुअल गुरु थे श्रीमद राजचंद्र, फर्स्ट आश्रम कोचरब आश्रम, सेकंड आश्रम साबरमती आश्रम, स्टेट टिल 1930। ओके, नेक्स्ट। Which of the following personality is also known as the Mango of Krishnagiri? Mango of Krishnagiri किनको बोला जाता है इनमें से? सी राजगोपालाचारी, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सरदार पटेल, सुब्रमण्यम अय्यर। नाउ सी, यहाँ पे अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो आप गेसिंग करोगे। गेसिंग कैसे करोगे? सी, मैंगो ऑफ कृष्णागिरी। नाउ कृष्णागिरी इज अ प्लेस, कृष्णागिरी कौन सा एरिया है? कृष्णागिरी है कर्नाटका में, साउथ इंडियन, तो ये भी साउथ इंडियन, ये भी कहीं ना कहीं साउथ इंडियन ही है, राजगोपालाचारी भी साउथ इंडियन, सरदार पटेल वाज नॉट साउथ इंडियन, राइट? तो कौन सा है आंसर? सी, यहाँ ये सब, ये स्ट्रेट ये पॉइंट आपको, जैसे कि मैंने अभी बोला, रामचंद्र गुहा, रामचंद्र गुहा के जो पर्सनालिटीज चैप्टर है वहां पे क्लियर कट ऊपर लिखा है कि जब हम राजगोपालाचारी के बारे में वहां पे पढ़ेंगे, इनको मैंगो ऑफ कृष्णागिरी बोला जाता है। विकिपीडिया में भी ये मेंशन है, मैंने लेकिन इस बुक से ही लिया था। ओके, सो द हियर द आंसर इज मैंगो ऑफ कृष्णागिरी। मैंगो ऑफ कृष्णागिरी को बोला जाता है किनको? रामचंद्र सी राजगोपालाचारी को बोला जाता है, जो कि रामचंद्र गुहा के बुक में है। एंड मैं बहुत आगे अपकमिंग डेज में सब तो नहीं कर सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है सब कंट्रीब्यूटर्स यूट्यूब में करना, लेकिन कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट है, मुझे लगेगा कि बताना चाहिए तो मैं करूँगा। उनमें से राजगोपालाचारी भी है। ओके, तो राजगोपालाचारी इज नोन एज द मैंगो ऑफ कृष्णागिरी। ओके, गंदिया सभा वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नाउ सी, बहुत सारे सभाज आए हैं, बहुत सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो है 1830s का राजा राम रॉय से लेके पूरा जो वो जो टाइम था, बहुत सारी चीज हम पढ़े हैं। एम जी रानाडे, धर्म सभा, ब्रह्मो समाज, बहुत कुछ हुआ है। तो ये जो गंदिया सभा हुआ था, इन्होंने, ये किसने किया था? नाउ सी, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये राधाकांत देव ने किया था, ये राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव फाउंडेड दिस सभा। क्यों किया था? इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट एजुकेशन, एजुकेशन के लिए किया था ये राधाकांत देव, टू प्रोपेगेट एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें धर्म सभा वाज फाउंडेड बाय राधाकांत देव इन 1830, ठीक है। नाउ दिस धर्म सभा इट सपोर्टेड द ब्रह्मो समाज बट वाज अगेंस्ट द यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट भी इसी टाइम हुआ था, जो जिसको हम डेरोजियन बोलते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो, जो एक रेडिकल मूवमेंट बंगाल में हुआ था, तो उनके खिलाफ धर्मसभा अगेंस्ट है। तो ये स्टेटमेंट है, इट फेवर्ड सोशियो रिलीजियस स्टेटस को। इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि धर्मसभा जो सोशियो रिलीजियस वहां पे चल रहा था, जैसे कि सत्ती वहां उस टाइम पे चल रहा था, जो भी थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स सोशियो रिलीजियस थिंग्स चल रहा था, उनको सपोर्ट करते थे, फेवर करते थे। ओके, इन तीनों में से कौन सा सही है? देखो, धर्म सभा तो फाउंड किया था राधाकांत देव ने 1830 में। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इट सपोर्टेड ब्रह्मो समाज, नहीं, उन्होंने ब्रह्मो समाज को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि धर्मो समाज ब्रह्मो समाज के एगेंस्ट से ही आई थी। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय का था, पूरा का पूरा जो सोशियो रिलीजियस चीज को चेंज करने के लिए आई थी। थोड़ा मतलब जो पुराना कल्चर था उसको चेंज करने आई थी, सती वगैरह को चेंज करने आई थी। तो ये चीज राधाकांत महादेव को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने धर्म सभा इसीलिए शुरू किया था, टू प्रोपेगेट द आइडियल अगेंस्ट ब्रह्म समाज। यहाँ पे इट वाज अगेंस्ट। यस, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, आधी स्टेटमेंट सही है, आधी स्टेटमेंट गलत है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। वो यंग बंगाल मूवमेंट के भी अगेंस्ट में थे, ब्रह्मो समाज के भी अगेंस्ट में थे। थर्ड स्टेटमेंट, इट फेवर्ड सोशियो रिलीजियस, ऑब्वियसली द फेवर्ड जो भी था उस टाइम पे। अगर क्वेश्चन आएगा द फेवर्ड सती सिस्टम, yes they favored sati system, so the answer is 1 and 3. okay, so the answer is 1 and 3. एक ट्रिक होती है हमेशा, अगर स्टेटमेंट 2 देखोगे, इट सपोर्टेड द ब्रह्मो समाज बट वाज अगेंस्ट द बंगाल मूवमेंट। खास करके यूपीएससी में स्टेटमेंट जब आते हैं ना, दिस बट नॉट दिस स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा गलत ही होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं गलत होते हैं, कभी कभार, मतलब ज्यादा से ज्यादा
बाय एंड लार्ज आप मान के चल सकते हो। अगर आपको ट्रिक के हिसाब से जाना है, मैं कभी भी फेवर नहीं करता कि आप ट्रिक के हिसाब से चलें, क्योंकि ट्रिक थोड़ा बहुत आपके नॉलेज के साथ भी बैकफायर कर सकती है। इट्स बेटर टू गेट द फैक्ट टू लर्न एंड गिव द एग्जाम। ट्रिक के हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, नेक्स्ट वही लिखा है मैंने, दोनों के खिलाफ है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा फैक्ट्स जानना जरूरी है। गांधी जी रेफर टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज हिमालयन ब्लंडर। अब आप खुद बताइए, हिमालयन ब्लंडर काफ़ी बड़ा चीज़ है। हिमालयन ब्लंडर सुन के पहले तो हमारे माइंड में ये आता है कि यहाँ पे एक जालियनवाला बाग मैसेकर भी, हाँ ये भी हो सकता है। चोरी चोरी इंसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि चोरी चोरी इंसिडेंट में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद किया था। क्यों बंद किया था? क्योंकि ये मूवमेंट वायलेंट हो गई। तो इसको भी बोल सकते हैं गांधी जी हिमालयन ब्लंडर हो गया था मेरा। जलियांवाला बाग भी काफी बड़ा मैसेकर हुआ था, इसको भी बोल सकते हैं कि हिमालयन ब्लंडर। राउलेट एक्ट जो कि 1900 कब हुआ था? 1919 फरवरी 1919 में हुआ था, इसको भी बोल सकते हैं। इसको भी बोल सकते हैं कि ये विमल, क्योंकि ये काफी, ये ब्लैक एक्ट था, ये तो एक ब्लैक एक्ट था ना, तो इसको भी बोल सकते हैं। या फिर राउलेट सत्याग्रह ना, राउलेट सत्याग्रह तो अच्छी चीज थी, इसको क्यों बोलेंगे? राउलेट सत्याग्रह तो अच्छी चीज थी, किसके लिए आई थी? इसी के खिलाफ तो आई थी। अगेंस्ट दिस सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है फिर? इसका सही आंसर राउलेट सत्याग्रह ही है। दिस इज द राइट आंसर। नाउ व्हाई? अब इस आंसर को जानने के लिए आपको एक चीज मैं बता दूंगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, एक ही टाइम पे याद रह जाएगी ये आंसर क्यों है। देखो, आपको बस एक क्रोनोलॉजी जाननी है, उस क्रोनोलॉजी आप एक बार देखोगे आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगी। आई टेल यू नाउ। देखिए, पहले राउलेट एक्ट हुआ, बस एक छोटा सा क्रोनोलॉजी। पहले राउलेट एक्ट हुआ, ओके, कब हुआ? सॉरी, पहले राउलेट एक्ट कब हुआ? फरवरी 1919 में हुआ, ओके, ब्रिटिश ने पास किया। फिर उसके बाद गांधी जी ने बोला ये बहुत ही खराब है, तो इसके खिलाफ एक सत्याग्रह होनी चाहिए, जिसका एंटी राउलेट सत्याग्रह हुआ, जिसको हम राउलेट सत्याग्रह ही बोलते हैं, एंटी राउलेट सत्याग्रह, ठीक है, जिसको हम और राउलेट सत्याग्रह ही बोलते हैं। और हम उसको सत्याग्रह सभा भी बोलते हैं, सत्याग्रह सभा, ओके। तो ये सभा के लिए काफ़ी प्रोपागेट किया गांधी जी ने। गांधी जी स्टार्टेड प्रोपागेटिंग हिज आइडियाज़। ये काफ़ी पीजेंट्स के ऊपर था, पीजेंट्स को एम किया था, पुअर लोग, विलेजेस, सबको गांधी जी ने मोबिलाइज किया इसमें, राइट, इसमें मोबिलाइज किया। तो गांधी जी सत्याग्रह सभा के प्रेसिडेंट भी थे उस टाइम पे। और गांधी जी और ये शुरू कब हुआ था? अगर कोई पूछेगा कि ये जो गांधी जी जो सत्याग्रह सभा थी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में, रिमेंबर, ये बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था, ओके। दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है। ये सब छोटी छोटी चीज सब उसी बुक में लिखा है, मतलब काफी सारे जो मैंने एक लिस्ट दिया वहां पे लिखा है, ओके। फिर क्या हुआ यहाँ पे? गांधी जी ने फिर सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह सभा है ना, यहाँ पे एक सत्याग्रह सभा में एक सत्याग्रह प्लेज भी हुआ था, जहाँ पे सरोजिनी नायडू, फिर आपका सर वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे अनुसुईया साराभाई, ये सब के सब थे, प्लेज लिए थे, हम इसमें साथ देंगे। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर फाइनल हुआ कि मद्रास में, फिर देखो ध्यान से क्रोनोलॉजी देखो, फिर ये फाइनल हुआ कि मद्रास में गांधी जी ने फाइनल ये बोला। उस टाइम पे राजगोपालाचारी, देखो राजगोपालाचारी का क्वेश्चन भी था, राजगोपालाचारी भी मेट किए थे गांधी जी को इसी टाइम, राजगोपालाचारी भी इसी टाइम बॉम्बे में गांधी जी को मीट किए थे। फिर मद्रास में क्या हुआ था उस टाइम पे? तो कुछ दिन में ही मद्रास में ये फाइनल हुआ, गांधी जी ने फाइनल हुआ कि हम एक ऑल इंडिया हड़ताल करेंगे, ऑल इंडिया हड़ताल करेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया कब करेंगे? हम करेंगे 6 अप्रैल, ध्यान से टाइमिंग देखो, आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी आगे। 6 अप्रैल 1919 में करेंगे ऑल इंडिया हड़ताल, वही मतलब ये जो राउलेट सत्याग्रह उसी का ही पार्ट है, एक ऑल इंडिया हड़ताल करेंगे 1919। अब
इसी ऑल इंडिया हड़ताल को बोला जाता है नेशनल, कैपिटल में लिख रहा हूं, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आएगा नेशनल ह्यूमिलिएशन डे किसको बोला जाता है, यही सब 4 ऑप्शन दे देंगे, याद रखना। ये रावलेट सत्याग्रह को ही बोला था, या फिर ऑल इंडिया हड़ताल, इट्स अ पार्ट ऑफ द सत्याग्रह। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल इंडिया हड़ताल हुआ, फिर चारों ओर हड़ताल शुरू हो गया। फिर उसके बाद 4 दिन बाद 10th अप्रैल में पंजाब में सत्यपाल, ये चीज आपको पता ही होगी, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू अरेस्ट हो गए। किचलू वेर अरेस्टेड, क्यों अरेस्ट हुए थे, इसी को प्रमोट कर रहे थे, रावलेट सत्याग्रह को प्रमोट कर रहे थे, तो वो अरेस्टेड हो गए। अब वो जो अरेस्टेड हो गए तो 10th अप्रैल में अरेस्ट हुए। फिर उसके बाद जाओ 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में क्या हुआ, इन्हीं ये 2 लीडर काफी फेमस थे उस रीजन में, पंजाब रीजन में काफी फेमस थे, तो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट किए। कहाँ पे, जालियनवाला बाग पे। देखो रिलेटेड है, लेकिन वो इंसिडेंट रिलेटेड है, इसलिए मैंने डाला है ऑप्शन सी पे। जालियनवाला बाग पे प्रोटेस्ट किए, तो फिर जनरल डायर ने आकर ऑर्डर किया था, वहां पे बहुत लोग मारे गए। ओके, इसीलिए जो मारे गए, इसीलिए गांधी जी ने बोला हिमालयन ब्लंडर, किसको, इसी को ही बोला हिमालयन ब्लंडर। क्यों, अगर ये नहीं होता तो ऑल इंडिया हड़ताल नहीं होता, सत्यपाल किचलू अरेस्ट नहीं होते, जालियनवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते। दैट इज द रीजन कि उन्होंने हिमालयन ब्लंडर, रावलेट सत्याग्रह या फिर एंटी रावलेट सत्याग्रह को बोला था। सो ये जानने के लिए आपको पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है तो आपको क्लियर कट आपको आंसर मिल जाएगा। ये सब चीज आप मेंस में भी यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन विच इज कमिंग। ओके, एक बार लिख लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाएगा, या फिर आप पॉज करके सुन सकते हो। मैं फिलहाल के लिए अभी इरेज कर लेता हूँ। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ा 3-4 बुक पढ़ने से हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। इनिशियली एक बुक पढ़ने से काफ़ी मुश्किल होती है, बट अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ता है, बिकॉज यूपीएससी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ही उस तरीके से बढ़ा दिया है कि हम वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू रीड। स्टेट एग्जाम्स होता तो अलग बात होती है, लाइक यूपीएससी का स्टैंडर्ड वो हमेशा अपना स्टैंडर्ड एक ऊपर रखती है, सो उसके साथ अडेप्ट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे बस मैंने लिखा है टू नो दिस यू नीड टू नो फैक्ट्स, क्योंकि ऑप्शन के साथ यूपीएससी हमेशा ऑप्शन के साथ ही दे विल प्ले। ओके, नेक्स्ट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Henry Vivian Derozio was the first nationalist poet of modern India. Okay, he was inspired from the ideals of French Revolution. Okay, in the field of economy, the Young Bengal movement followed classical economics. अब देखिए स्टेटमेंट, देखिए पहले यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट आपने कहीं भी सुना नहीं होगा, जो भी आप नॉर्मल बुक्स अगर पढ़ोगे ये स्टेटमेंट तो आपने सुना ही नहीं होगा। ओके, एक मिनट, ये स्टेटमेंट आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट एवरीवन नोज इट, सेकंड नॉर्मल बुक्स में भी है, स्पेक्ट्रम में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, वहां से काफी रेडिकल भी था ये जो मूवमेंट था, डेरोजियन मूवमेंट, काफी रेडिकल भी था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ओके। विवियन डेरोजियो वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ 3 स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज 3 यहाँ पे भी है, 3 ओनली भी है, ओनली तो ये तो रॉन्ग है। अब 3 इस दोनों में है तो मोस्टली 1 और 2 में जाएंगे, लेकिन ये रॉन्ग है। आंसर इज ऑल। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स नथिंग बट लेजर्स फेयर, जहां पे मार्केट इज सेल्फ रेगुलेटेड। दिस इज एन इकोनॉमिक्स टॉपिक जो मैं इकोनॉमिक्स क्लास में कराता हूँ। सेल्फ, द मार्केट इज सेल्फ रेगुलेटेड, मतलब मार्केट, गवर्नमेंट को इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है, प्राइस कहीं ना कहीं डिटरमिन होती है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो उसी थ्योरी को यंग बंगाल मूवमेंट भी फॉलो करते थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को। ओके,
ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, अगर किसी को ज़रूरत हो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत कम आपको मिलेगा बाहर, बिकॉज दीज आर वेरी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस मैंने खुद सेट किए हैं, आपको बाहर गूगल में सर्च भी करोगे तभी भी नहीं मिलेंगे। इफ यू सर्च इट डायरेक्टली मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। ओके, आई डू नॉट नो मिलेंगे या नहीं, लेकिन यहीं पे ही है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली क्रिएटेड फ्रॉम माई माइंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एकेडमिक एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज एंड ब्रह्मो समाज, व्हिच ऑफ द अबव इज नॉट एसोसिएटेड विथ यंग बंगाल मूवमेंट? इन तीनों में से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? देखिए, एकेडमिक एजुकेशन एसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर एक्विजिशन जनरल, ये दोनों के दोनों, देखो यंग बंगाल मूवमेंट वही चीज जो डेरोजियन मूवमेंट था, ये उसी टाइम ही हुआ था, 1830s 1840s में हुआ था। ओके, ये जो दो सोसाइटी है, ये इसी यंग बंगाल मूवमेंट के पार्ट ही हैं, ये इसी यंग बंगाल मूवमेंट के पार्ट ही हैं, जो कि 1830s एंड थोड़ा इनिशियल 1840s में काफी फेमस थे। बहुत सारे सोसाइटीज वगैरह उनके बीच में इवेंट होता था, वो बैठते थे, बात करते थे। ओके, सो ब्रह्मो समाज भी उसी टाइम पे हुआ था, 1830। ब्रह्मो समाज भी उसी टाइम पे हुआ था, राजा राम मोहन रॉय का। राजा राममोहन रॉय का, सीधी सी बात है, राजा राममोहन रॉय उसी टाइम पे थे। यंग बंगाल मूवमेंट, डेरोजियंस, हेनरी डेरोजियो भी उसी टाइम पे थे, लेकिन कंटेम्प्रेरी थे। लेकिन राजा राममोहन रॉय यंग बंगाल मूवमेंट को फॉलो नहीं करते थे, रिमेंबर। सो व्हिच ऑफ द अबव इज नॉट एसोसिएटेड पूछा है, सो आंसर इज ओनली 3। तो वही बात है, आपको ब्रह्मो समाज के बारे में पता है, ये दो के बारे में पता नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज जो कि मैंने प्रीवियस सीरीज में बताया था, हाफ बेक्ड नॉलेज। आप अगर छोटी किताब पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है नॉलेज भी छोटी रहेगी। ओके, तो ये दो आप बस याद कर लीजिए, एक एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये दोनों यंग बंगाल मूवमेंट के पार्ट है, 1830s 40s में पार्ट। इनका डिटेलिंग भी आप कर सकते हो, मैंने क्लास में कराया था, अभी वीडियो में पॉसिबल नहीं इनके बारे में लिखना। ओके, नेक्स्ट। राजा राममोहन डिड नॉट सपोर्ट द डेरोजियंस, रिमेंबर, डिड नॉट, ब्रह्मो समाज डिड नॉट सपोर्ट, बिकॉज क्यों? बिकॉज राजा राममोहन रॉय कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रिफॉर्मिस्ट थे, वो रिफॉर्म करना चाहते थे, आगे देखना चाहते थे, लेकिन वो पूरा के पूरा गॉड के खिलाफ भी नहीं थे। उन्होंने बोला था गॉड हर रिलीजन का सेम है, वैसा करके उन्होंने बोला, लेकिन वो पूरा का पूरा गॉड के खिलाफ नहीं थे, अथेइस्ट नहीं थे। बट ये जो यंग बंगाल मूवमेंट है, दे प्रोफेस्ड अथेइज्म, इसीलिए राजा राममोहन ने उनको सपोर्ट नहीं किया था। ओके, who described Swami Vivekananda as the spiritual father of modern national movement? Now, स्वामी विवेकानंद को किसने बोला था कि वो स्पिरिचुअल फादर है मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट का? बोस ने बोला था, या फिर गांधी जी ने, या फिर नेहरू जी, अंबेडकर, या फिर सुभाष चंद्र बोस? देखिए, बात यह है कि स्वामी विवेकानंद इनके कंटेम्पररी तो नहीं है, इनसे काफी पहले वो थे, राइट, 1890s, उसी टाइम पे। ये सब 1915 के बाद फेमस हुए हैं। ओके, ये चारों के चारों। और किसने बोला है? अब ये क्वेश्चन भी फैक्चुअल है, अगर आपको पता है, नहीं तो आपको गेसिंग करोगे। नाउ दिस इज आल्सो सुभाष चंद्र बोस ने ही बोला है, इट्स सुभाष चंद्र बोस हु सेड दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट। ओके, नेक्स्ट। Okay, the concept of Daridra Narayan had its origin with which of the following personalities? दरिद्र नारायण मतलब जो पुअर को हम हेल्प करते हैं, खाना वगैरह देते हैं, जो दरिद्र नारायण का जो कॉन्सेप्ट है कि पुअर को हेल्प करना जरूरी है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? यहाँ पे देखिए, टैगोर, अंबेडकर, विवेकानंद, गांधी, थोड़ा बहुत जिसको थोड़ा बहुत पता भी है, वो विवेकानंद और गांधी जी के साथ कंफ्यूजन रहेगा। देखिए, गांधी जी ने दरिद्र नारायण कॉन्सेप्ट को बहुत ही अपने टाइम पे बहुत ही प्रमोट किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था अपने टाइम पे। अगर आप गांधी जी के बारे में अच्छे अच्छे किताब पढ़ोगे, जो किताब मैंने फर्स्ट पहले 2 मिनट में बताया है, वहां पे उन्होंने काफी प्रमोट किया है। ही popularized this concept during the national movement, but स्वामी विवेकानंद coined it और स्टार्ट किया था। ओके, सो
ये भी एक क्वेश्चन था तो मैंने बना लिया था। ओके नेक्स्ट। So the concept of Daridra Narayan food to poor had its origin with Vivekananda, but it was later popularized by Mahatma Gandhi. ओके ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following personalities founded the गंगा महासभा? अब देखिए, हिंदू महासभा तो ठीक है, सबको पता है। हिंदू महासभा तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में किया था, ये तो काफी सबको पता ही होगा। लेकिन गंगा महासभा, जो गंगा रिवर है, गंगा महासभा आज के डेट में गंगा रिवर काफी न्यूज में है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आ सकता है एग्जाम में। अब किसने ये किया था गंगा महासभा? थोड़ा अगर ट्रिक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जिसने मदन मोहन मालवीय के बारे में, द पॉइंट इज यही चीज होती है कि आप अगर कॉन्ट्रीब्यूटर्स पूरा अच्छे से कवर करोगे, सबके बारे में अगर कवर कर लोगे कॉन्ट्रीब्यूटर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, तो ये प्रीलिम क्वेश्चन भी क्लियरिटी मिल जाएगी। मेंस के पढ़ाई से ही प्रीलिम बनती है। ओके ये मदन मोहन मालवीय ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। और क्यों किया था? गंगा को बचाने के लिए, गंगा रिवर को बचाने के लिए। देखिए मतलब अभी अगर आप कोई भी हिस्ट्री या फिर कोई हिस्ट्री का आंसर या फिर इससे कुछ भी लिख रहे हो, तो आप एक शुरू कर सकते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इससे में दे सकते हो। ओके ये जो उन्होंने किया था, ये एक एग्रीमेंट से हुआ था जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ 1916। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ किया था। और इसका और हिंदी नाम है अभिरल गंगा रक्षा समझौता। समझौता मतलब एग्रीमेंट। ये सब के सब ये जो स्टफ है ये आपको उसी बुक रामचंद्र गुहा बुक में ही मैंने कवर कराया था उस टाइम पे क्लास में। तो इसी एग्रीमेंट से बना था गंगा महासभा। ओके मदन मोहन मालवीय का है ये। तो ये भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने और एक भी क्वेश्चन आगे पुट किया कि एग्रीमेंट ऑफ 1916 रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा करके विथ रेफरेंस टू मॉडर्न हिस्ट्री द एग्रीमेंट ऑफ 1916 इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे भी करके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कोई भी फॉर्मेट में आ सकता है। ओके सो ये हमारा खत्म हो गया आज का सीरीज। सो हमारा जो टेस्ट सीरीज मैं खुद करता हूँ, आप अपने साइट में, मेरे साइट में जाके चेक कर सकते हो। खास करके मेरा मोटो ये है कि यूपीएससी जो ऑप्शन है, मेरा रॉन्ग ऑप्शन को ध्यान से देखना। मेरा रॉन्ग ऑप्शन का आपको और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट बनाएंगे कि मैंने ये क्यों पुट किया है, रॉन्ग ऑप्शन में क्यों पुट किया है, जानबूझ के पुट किया कि यूपीएससी का स्टाइलिंग ऑफ क्वेश्चन भी वैसा ही है। एंड ये मेरा साइट है, आप जाके देख सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेंटरिंग या फिर कोई फ्री पीडीएफ चाहिए या फिर कोई कुछ पीडीएफ मैंने यहाँ पे जैसे कि हिस्ट्री एडवांस लेवल का हड़प्पा एंड बुद्धिज्म जैनिज्म वहाँ पे रखा है एडवांस सीरीज में टॉपिक्स में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।